नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला की सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो है पालकालीन कलाओं के बारे में, यानी कि हम कहते हैं कि पाल शैली के बारे में बात करेंगे, जिनमें हम उनके चित्रकला को पढ़ेंगे और उनके साथ-साथ उनकी मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है चित्रकला के बाद हम इनके मूर्ति कला के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इन दोनों को पढ़ने से पहले इनके थोड़ा से बैकग्राउंड के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। उनके शासन एरिया के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? चलिए चलते हैं। ये पता होना चाहिए कि बंगाल, बिहार शिल्प मंडल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो पाल शैली हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पाल शैली, ये बंगाल और बिहार, इसके और इस एक है नेपाल, ठीक है? इन सब के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 8वीं सदी के मध्य में पूर्वी भारत मतलब ये जो तीनों चीज़ें हैं बंगाल, बिहार, नेपाल, ये पूर्वी भारत में है, पूर्वी भारत, ठीक है? पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में पाल वंश की स्थापना हुई, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस वंश के स्थापना में जो मेन भूमिका था, जो इसका संस्थापक था, उसका नाम था राजा गोपाल। यानी कि जो पाल वंश का संस्थापक था वो राजा गोपाल था, जो कि पहला शासक बना था। इसने दक्षिण बिहार में अपना राज्य स्थापित किया था, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है धर्मपाल आता है, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है, ठीक है? इसकी स्थापना करता है। फिर उसके बाद जो है देवपाल आता है। देवपाल जो है सारनाथ, नालंदा, गया, कुर्कीहार इन जैसे स्थानों पर मूर्तियाँ बनवाता है, जिनमें कुर्कीहार खास तौर पे कांस्य मूर्ति के लिए फेमस केंद्र था। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब उसके बाद जो है इस शैली के जो नामकरण है, थोड़ा उनके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये सवाल पूछे जाते हैं इस तरह की चीज़ें, जो कि जो भी सवाल पूछा जाता है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर मतलब दिया हूँ लाइन टू लाइन। इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। एक लामा तारानाथ नामक आर्ट हिस्टोरियन थे। इन्होंने जो है पाल शैली को पूर्वी शैली नाम से पुकारा है और हेलेन रूबिन्स ने जो है इसको बिहार शैली के नाम से बोला है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। कभी-कभी सवाल पूछता है कि पूर्वी शैली पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा है? तो वो है लामा तारानाथ और बिहार शैली किसने कहा है? तो वो है हेलेन रूबिन्स। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले बात हुआ ही है कि इसके प्रमुख केंद्र में बंगाल, बिहार, नेपाल हैं ही हैं। तो हम जो है हम लोग इन्हीं तीनों केंद्रों के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद पाल वंश में जो चित्र बनते थे, वे ताड़पत्र के पोथियों पर बनते थे। ये भी पता है आप लोगों को। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और उसके साथ-साथ हम ये भी थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें जो हम इंडिया मिनिएचर आर्ट की बात करते हैं, यहीं से थोड़ा शुरुआत माना जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसके साथ-साथ आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि पोथियों को अच्छे ताड़पत्र या राज ताड़पत्र पे लिखा हुआ उन पर चित्र बनाया जाता था। इस बात को थोड़ा ध्यान जैसे कि पाल वंश में क्या है, देखिए इसके बाद जब हम जैन शैली में जाएँगे तो उसमें ताड़पत्र, कागज़, है ना? और उसके साथ-साथ कपड़ा, तीनों भी यूज़ किया गया है। लेकिन पाल वंश से ही जो है हम इनके मिनिएचर आर्ट को पढ़ मतलब शुरुआत मानते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अभी आगे हम लोग जो स्टडी करेंगे, उसमें सब दिखेगा। तो कहा जा रहा है कि पाल वंश में जो चित्र बनते थे, वो किस पर बनते थे? ताड़पत्र की पोथियों पर, ठीक है? और इन पोथियों को अच्छे ताड़पत्र या राज ताड़पत्र पे लिखा हुआ उन पर बनाया जाता था। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो ताड़पत्र होते थे लगभग 22 इंच लंबे होते थे और 2 इंच चौड़े होते थे। ठीक है? उसके बाद इन ताड़पत्रों पर बने पृष्ठभूमि पर देवनागरी लिपि में लिखाई लिखाई होती थी। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और लिखाई होती थी उसके साथ-साथ थोड़ा 1 मिनट ज़ूम हो गया है ज़्यादा, इसको थोड़ा-सा कम कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। देवनागरी लिपि में होती थी, जो कि एक समान अक्षरों में होती थी, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पृष्ठों के बीच-बीच में आयताकार या वर्गाकार खाली स्थान छोड़ दिया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई पोथी है, ठीक है? ये आपका पोथी है, ऐसे लंबाई में होता था, तो लिखावट ऐसे-ऐसे होती थी, ऐसे-ऐसे होती थी, ठीक है? फिर बीच में वर्गाकार या आयताकार बोल रहा है, इस तरह से स्पेस छोड़ा जाता था, फिर ऐसे-ऐसे लिखाई होती थी।
ऐसे ऐसे लिखाई होती थी, फिर स्पेस छोड़ दिया जाता था। तो इन्हीं स्पेसों में जो है भगवान बुद्ध से संबंधित चीजें चित्रण होता था। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन्हीं स्पेसों में, ठीक है। तो कह रहा है, अभी इससे पहले बोला है कि 22 इंच लंबा, यानी कि ये जो लंबाई होती थी वो 22 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन खाली स्थानों में महायान देवी देवताओं के चित्र बनते थे। ये बोल रहा है खाली स्थानों में, ये जो खाली स्थान है इन्हीं में जो है महायान देवी देवताओं के चित्र बनते थे। ये चित्र 1 या 2 इंच के वर्गाकार में होते थे। ये जो अभी मैंने वर्गाकार इस तरह से स्पेस बनाया है, 1 या 2 इंच के होते थे। फिर इन पोथियों को ढकने के लिए जिल्द, जिल्द मतलब कि वही जो ऊपर कवर होता है, दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे, जिन्हें इन्हें हम दप्तियां या काष्ठपट कहा करते हैं। फिर इनके ऊपर जो है एक दप्ती लगाया जाता था, इस तरह से कवर लगाया जाता था, इस तरह से, ठीक है, ढकने के लिए, जो कि लकड़ी के होते थे। इन काष्ठपट या जिल्द पर भी भगवान बुद्ध के चित्र बनते थे, जो यहाँ पर चित्र बनते थे इस खाली स्थान पर, इनके उस पर भी, कवर पर भी ऊपर सबसे बनते थे उनसे रिलेटेड, ठीक है। और इन चित्रों पर अजंता के चित्रों का बेहद प्रभाव है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछता है। फिर चित्रों में जो है लगभग सारे चित्रों में नाग शैली का नाग शैली को अपनाया गया है। नाग शैली, देव शैली, यक्ष शैली, इस तरह की 3 शैलियाँ होती हैं। तो उनमें से जो है नाग शैली को अपनाया गया है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। फिर इनकी थोड़ा पाल शैली के कुछ पोथियों के बारे में चर्चा करते हैं। पोथियों में जैसे प्रज्ञा पारमिता है, साधन माला है, गंधर्व है, करणदेव गुहा है, पंचशिखा महायान है। ये पंचशिखा है, जो कि ये सारी चीजें महायान बौद्ध पोथी हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रज्ञा पारमिता, साधन माला, गंधर्व, करणदेव गुहा, पंचशिखा, ठीक है। ये जो प्रज्ञा पारमिता है, ये वाला, ये प्रज्ञा पारमिता, इसको जो है नागार्जुन ने लिखा था। कुल 8,000 श्लोक हैं इसमें, और पाल शैली की चित्रित प्रथम ग्रंथ माना जाता है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कि ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और खास चीजें इसमें बात करते हैं। इसमें जो कलाकार थे वो धीमान तथा उसका बाप पुत्र विदपाल दोनों थे। एक धीमान था और उसका पुत्र विदपाल, ये दोनों कलाकार थे। और लामा तारानाथ ने इन कलाकारों को पालशैली के चित्रों का संस्थापक माना है। जैसे कि कहे हैं, ये जो लामा तारानाथ है, तिब्बती इतिहासकार थे ना, ये तिब्बती। तो इन्होंने जो है बोला था कि ये जो दोनों कलाकार हैं, एक ये और एक ये, यही दोनों कलाकार जो है इन पाल शैली के जन्मदाता कहे जाते हैं। देखिए, पाल शैली अलग है और पाल वंश अलग है। वंश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ स्टाइल की बात कर रहा हूँ। उस वंश में जो जिस स्टाइल में पेंटिंग होते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उस स्टाइल को जो जन्मदाता माना जाता है, धीमान और विदपाल को माना जाता है, ठीक है। और चित्रों की कुछ प्रमुख विशेषता के बारे में थोड़ा सा जानना बेहद जरूरी है। विशेषता में जैसे कि चेहरे जो है सवा चश्मे बनाए जाते थे, नाक लंबी होती थी, आंखें बड़ी होती थी। चित्रों में सजीवता का अभाव, यानी कि होता नहीं है कि कभी कभी कोई भी पेंटिंग इस तरह करता है तो पूरा ट्रेडिशनल ढंग से, उसमें कोई जीवंतता नहीं नजर नहीं आता है, रूढ़िवादी टाइप का एकदम, मतलब उसी में, है ना। तो इस तरह से जो है इस पाल शैली में भी बहुत ज्यादा, मतलब इस तरह से नहीं था, सजीवता का अभाव था। आकृतियों के हाथों तथा पैरों की मुद्राओं में अकड़न थी, ठीक है। थोड़ा सा अकड़न मतलब कठोर थी। उसके बाद रेखाओं में कठोरता थी, ये भी बात सही है। फिर चित्रों की रेखाएं काले रंग से होती थी, ये भी बात सही है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आकार लघु में है, क्योंकि लघु चित्र पढ़ ही रहे हैं हम लोग। इंडिया में जो लघु चित्र की शुरुआत होती है पाल शैली से माना जाता है, ये भी पता होना चाहिए, अभी बताया था इससे पहले। फिर उसके बाद चित्रों में जो रंग यूज करते थे, वो जैसे लाल रंग यूज करते थे। लाल रंग को जो है सिंदूर, हिंगुल तथा महावर से बनाते थे। और नीला रंग का भी प्रयोग होता था, जैसे लाजवर्दी, लेपिस लाजी जिसको बोलते हैं, जो नील होता था, नील से भी बनते थे। फिर उसके बाद जो सफेद खड़िया या कासगर से बनाते थे, जो यूज होता था सफेद रंग। काला रंग जो है काजल से बनाते थे, था मूल रंगों के मिश्रण से ये सारे, जैसे गुलाबी, बैंगनी तथा फाकथाई रंगों का भी प्रयोग करते थे, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रमुख चित्र में यहाँ पर जो है बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन एक बहुत फेमस चित्र है। इसके बारे में थोड़ा आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। ये तो है पाल शैली के कुछ चित्र। अब थोड़ा इसी के साथ साथ हम लोग सोच रहे हैं कि इनके मूर्तियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जो कि बहुत छोटा है। मूर्तियों के बारे में अगर पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पालकालीन, ये तो चित्रकला हो गया। अब कह सकते हैं पालकालीन मूर्तिकला, मूर्तिकला, ठीक है। देखिए, पालकालीन मूर्तिकला के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल अध्ययन था, स्टडी था, इसलिए इसके बारे में इस तरह से मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। बाकी जो चित्रकला के बारे में यहाँ बना बना नोट्स था बहुत पहले का, जब हम तैयारी कर रहे थे तभी का नोट्स था, तो ये सोचे कि क्यों ना इसी पे ही क्लास ले लिया जाए।
तो मूर्ति कला के बारे में थोड़ा सा इसमें चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली हुई हैं सब लगभग लगभग बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसके अलावा जो है जैन व ब्राह्मण धर्म से भी संबंधित है। लेकिन जो चित्र मिले हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बौद्ध धर्म से संबंधित है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो सवाल पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है कि पाल शैली किस धर्म से संबंधित है, तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित, तो बौद्ध ही लगाइएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ की जो मूर्तियों का निर्माण है, वो भूरे व काले रंग के पत्थरों में बनाया गया है। कई लिख सकते हैं मूर्तियों का निर्माण, मूर्तियों के निर्माण में भूरे व काले पत्थर का यूज हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है जैसे कि विशाल पत्थरों से भी बना हुआ है, और कुछ जो है मूर्तियां जो है आपके कांच में भी बनाई गई हैं, कांच में भी निर्मित है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आप मूर्तियों के केंद्र में अगर हम बात करते हैं, जैसे कहाँ कहाँ से स्कल्पचर्स मिले हुए हैं, वो जैसे कि नालंदा है, एक नालंदा है, कुर्की हार है, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, कुर्की हार है। फिर उसके बाद जो है गया है, फिर आपका शंकरबंद है, शंकरबंद है, फिर एक और है काशीपुर, काशीपुर, ठीक है। इन इन जगहों से मूर्तियां मिली हैं। खास तौर पर जो कुर्की हार है ना, कुर्की हार से खास तौर पे हम कांच की मूर्तियों को हम देखते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ जो है हम एक चीज और ध्यान देते हैं कि मूर्तियों में अधिकतर बौद्ध धर्म से संबंधित तो का मतलब मूर्तियां मिली हुई हैं, उनके साथ ही साथ जैन व ब्राह्मण धर्म से संबंधित भी मिली हुई हैं, ये तो बताया गया है। और ये जो पाल कालीन मूर्तियां हैं, वो पूर्णतया प्रतिमा शास्त्रीय विवरणों पर आधारित है, यानी कि ये मूर्तियां जो है प्रतिमा शास्त्रीय विवरणों पर आधारित है, ठीक है। ये उसी आधारित बनाए गए हैं, उन्हीं मतलब प्रतिमा शास्त्र के अनुकूल ही बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ जैसे कि नालंदा से पत्थर एवं धातु दोनों की मूर्तियां मिली हुई हैं। अब कुछ मूर्तियों की बात करते हैं। पहली जो मूर्ति है जैसे कि वो कांस्य में निर्मित है, जो बुद्ध की कांस्य प्रतिमा, पहली मूर्ति है बुद्ध की कांस्य प्रतिमा, ठीक है। ये जो है कुर्की हार से प्राप्त है, कुर्की हार। ये कुर्की हार कहाँ है भाई? ये है गया में, गया बिहार, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये मूर्ति जो है 11वीं सदी का है, सदी की है, ठीक है, 11वीं सदी की मूर्ति है। और इस समय जो है पटना संग्रहालय में संरक्षित है, पटना संग्रहालय, ठीक। उसके बाद जो दूसरी मूर्ति है बहुत फेमस है, वो भी भूमि स्पर्श बुद्ध प्रतिमा। बुद्ध जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में है, भूमि स्पर्श मुद्रा में, ठीक है। ये मूर्ति जो है पत्थर में निर्मित है, पत्थर में निर्मित है, और नालंदा से प्राप्त हुआ है, नालंदा से प्राप्त हुई है। और ये इस समय नालंदा संग्रहालय में संरक्षित है, नालंदा संग्रहालय में है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला मूर्ति है बौद्ध देवी मारीची, बहुत फेमस मूर्ति है, बौद्ध देवी मारीची। ये ज़्यादा फेमस स्कल्पचर है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये देवी मारीची की मूर्ति है, पता ही है नाम से ही देवी मारीची की मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति है। उसके बाद ये अष्टभुजा है, ये मतलब ये मूर्ति जो है इसके 8 भुजा है, अष्टभुजा है। और इस भुजा में अलग अलग आयुध पकड़े हुए हैं, अलग अलग आयुध,
सारे हाथों में, ठीक है। और ये मूर्ति जो है त्रिमुखी है, मतलब 3 मुख है इनके, त्रिमुखी है। इस बात को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ये कलकत्ता संग्रहालय में संरक्षित है। कलकत्ता संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय में है, ठीक है। फिर एक मूर्ति और है, नाम है उसका नंबर 4 है, पद्मपाणि बोधिसत्व। पद्मपाणि बोधिसत्व, ठीक है। पद्मपाणि बोधिसत्व ये 9वीं सदी की मूर्ति है। ये भारत कला भवन में है, बीएचयू में, भारत कला भवन, यही संरक्षित है, संग्रहित है, ठीक है। वाराणसी में है भारत कला भवन। फिर उसके बाद जो है, इसके अलावा जैन प्रतिमा में, जैसे जैन मूर्तियों में अगर हम देखते हैं, एक खास मूर्ति है, जैसे कि खास क्या है, मतलब खास जगह से प्राप्त हुई है, जिसमें कि ऋषभनाथ बने हुए हैं, पार्श्वनाथ की मूर्ति है, आदिनाथ हैं। तो ये जो है व्यवहार गिरी के पर्वत पर मूर्ति मिली हुई है, व्यवहार गिरी पर्वत पर, पर्वत से। ये व्यवहार गिरी पर्वत पता है कहाँ है? ये राजगीर में है, राजगीर में है, बिहार में, ठीक है। और इसमें जो है, जैसे कि मूर्तियों में जैसे पार्श्वनाथ हैं, फिर उसके बाद जो है आदिनाथ है, ठीक है, ऋषभनाथ है, इधर ही लिख दे रहा हूँ, ऋषभनाथ है। इस तरह से अलग अलग स्कल्पचर्स हैं। तो ये रहे आपके पालकालीन चित्रकला और मूर्तिकला। खास तौर पे इनके चित्रकला के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए जो है इन पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है, ध्यान दोनों पे दिया गया है। थोड़ा सा इन पे नोट भी बना था, नोट्स बना हुआ था, तो इसलिए सोचा गया कि इसी पे क्यों ना जो है कुछ काम चल जाए। तो ये रहे आपके पालकालीन कलाओं के बारे में। फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।